कमरे के दरवाजे की चाबी दो मुझे। उसने गार्ड से चाबी मांगी तो हैरानगी से वो उसे देखने लगे। सर दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। गार्ड ने फ़ौरन बताया, मुझे पता है, चाबी लेकर आओ जाकर मैनेजर से, मुझे अंदर जाना है। उसने गुस्से से कहा तो गार्ड हैरानगी से उसे देखता फ़ौरन नीचे से मैनेजर से एक्स्ट्रा चाबी ले आया और उसके हवाले कर दी। तुम लोग जाओ और अपना अपना सामान पैक करो, तुम लोग यहाँ से जा रहे हो वापस, और डीएसपी साहब की गाड़ी लेकर आए हो ना तुम लोग, उसमें निकलो। शनाया मेरे साथ जाएगी, डीएसपी साहब से बात कर लेना। अगर तुम लोग चाहो तो डीएसपी साहब से बात कर लेना। वो दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा अंदर से बंद भी कर चुका था, जबकि गार्ड्स हैरानगी से उसे देखते जल्दी से डीएसपी का नंबर मिलाने लगे। और डीएसपी ने जो बात कही वो भी उनको हैरान कर चुकी थी, क्योंकि डीएसपी ने वही कहा जो वो कह चुका था कि शनाया ज़बर के साथ जाएगी, वो लोग गाड़ी पर वापस आ जाएं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है या तुम हमसे नाराज़गी क्यों जता रही हो। मैं मानता हूँ कि हमने तुम्हें ज़बर के साथ भेजकर गलत किया। मुझे बस ये लगा ईज़ा कि तुम मेरे साथ इस तरह खुलकर मस्तियाँ नहीं कर पाती, मजाक नहीं कर पाती जिस तरह तुम ज़बर और शहीर के साथ करती हो, और तुम उनके साथ मुझसे ज़्यादा खुश रहती हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें ज़बर के साथ भेजा था, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे मामले में लापरवाह हूँ, हरगिज़ नहीं ईज़ा। जान हो तुम मेरी, तुम जानती हो जब ज़रान पैदा हो रहा था ना, मैंने अल्लाह पाक से 1000 दफ़ा दुआ मांगी थी, अल्लाह मियाँ मुझे बहन चाहिए। और ज़रान के आने पर ना मैं मायूस हो गया था, मैं 15 दिन तक ज़रान की शक्ल ही नहीं देखी थी मैंने, नाराज़गी से, और मम्मा से भी बात नहीं करता था कि वो मेरी बहन को नहीं लेकर आई इस दुनिया में। वो उसका सर अपने सीने से लगाया, आहिस्ता आहिस्ता उसे बताने लगा, जबकि ईज़ा को जल्दबाजी में कहे अपने जुमलों पर खुद ही शर्मिंदगी होने लगी। फिर पता है क्या हुआ, मामा ने मुझे बताया कि इस दफ़ा तुम्हारी बहन आएगी। मैं इतना खुश था, इतना कि इस दफ़ा मेरी बहन आएगी, लेकिन फिर भी चीटिंग कर दी मामा ने मेरे साथ। वो अपने साथ ज़बर को लेकर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी भी हंसी निकल गई। फिर मेरी मामा से नाराज़गी पक्की हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कहीं से भी बहन ला कर दें, लेकिन मामा मेरी बात मान ही नहीं रही थी। फिर अल्लाह पाक ने एक और उम्मीद दी, फिर मैं खुश हो गया। वो खिलखिलाते हुए चेहरे से बोला तो ईज़ा की खिलखिलाहट उसके कानों में जैसे खुशी की हज़ारों रंग घोल गए। चीटिंग हो गई आपके साथ, और फिर शहीर भैया आ गए। वो खिलखिलाते हुए बोली तो आगे बैठा शहीर भी खुलकर हंसा। फिर हम चारों ने मिलकर दुआएं मांगी, तब कहीं जाकर अल्लाह पाक ने हमारी बात सुनी और तुम्हें लाकर हमारी मामा के हवाले किया। और तुम मामा से ज़्यादा हम सबको प्यारी थी, हम सबकी जान हो तुम। मैं नहीं जानता उससे कहाँ लापरवाही हो गई तुम्हारे मामले में, मैं नहीं जानता कि इससे कहाँ लापरवाही हो गई तुम्हारे मामले में। ज़बर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हें अपने साथ लेकर गया था, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसे हरगिज़ तुम्हें किसी मैनेजर के भरोसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा कसूर है, मैं तुम्हें लेकर आया था, सारी गलती मेरी है, ये लापरवाही भी मेरी तरफ से ही हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। तुमने कहा कि अगर मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र होती तो तुम सारी रात इस हालत में ना रहती, लेकिन ऐसा नहीं है ईज़ा, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मैं रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। मैं सारी रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। मैंने सारी रात ज़बर को कॉल की, उससे जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, लेकिन वो तुम्हारे साथ था। तो हाँ, मैंने यही सोचा कि मुझे ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़बर भी तुम्हारी उतनी ही केयर करता है जितनी हम सब। लेकिन न जाने कैसे ज़बर से लापरवाही हो गई। उसको तो मैं पूछता हूँ, अपनी बहन से ज़्यादा वो किसी दूसरे की परवाह क्यों कर रहा है। बस करें भैया, मैं बकवास कर रही थी, फजूल में मेरे मुंह से जो कुछ भी निकल गया, मेरा मतलब वो नहीं था। आप इस चीज़ की सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं, कसम से भैया मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझे। मैं बस आपको ये कहने की कोशिश कर रही थी कि दामियार ने मेरी बहुत मदद की है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बस इसलिए मैं ये कह रही थी कि आप लोग उसे गलत ना समझें। पहले ही उसका इमेज ख़राब था, तो मुझे लगा कि आप पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, इसीलिए बकवास कर दी मैंने। वो बोलने पर आई तो बारिक ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसे अपने साथ लगा लिया। बस छोड़ें, अब हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन दामियार बुरा इंसान है, और उसे किसी भी कंडीशन में अच्छा समझने की गलती तुम नहीं करोगी। वो फिर से बोला, बस छोड़ो, अब हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन दामियार बुरा इंसान है और उसे कभी भी किसी भी कंडीशन में अच्छा समझने की गलती तुम नहीं करोगी। वो फिर से बोला तो इज़ा हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो दामियार से बेइंतहा नफरत करता था, सिर्फ वही नहीं बल्कि सब लोग। वो कैसे दामियार के लिए उन सबको मनाएगी, कैसे एक अनचाहे शख्स का साथ कबूल करेगी, कैसे उन्हें अपनी मजबूरी बता पाएगी। निकाह के बाद तो उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते थे। जल्दबाजी में आकर वो गलती कर चुकी थी, और अब इस गलती के पास इसके और अब इस गलती का इसके पास
और अब इस गलती का उसके पास कोई सलूशन नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही बेड पर बड़े मज़े से वो सो रही थी। दरवाज़ा बंद करते वो उसके पास आता, उसके कंधे पर हाथ रखने ही लगा था कि उसका नाइटी से झांकता बरहना कंधा देखकर उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। क्या ये ऐसे ही रहेगी शादी के बाद भी? अगर कमरे में ऐसे रहे तो मुझे क्या मसला है, लेकिन बल्कि मेरे लिए तो खूबसूरत नज़ारे होंगे। और वैसे भी खूबसूरती के अलावा इस लड़की में और किस तरह की उम्मीद कर भी मैं नहीं सकता। या अल्लाह, आपने नसीब तो बड़े अच्छे जोड़े हैं। मुझे अपने नसीब से कोई गिला नहीं, लेकिन इसकी बेवकूफ़ियाँ कैसे झेलूँगा मैं? वो उसके नाजुक सरापे को देखते हुए सोच रहा था। अपनी सोचों को एक तरफ फेंकते हुए उसके बाजू से पकड़ता, उसे झटके से अपने सामने खड़ा कर चुका था। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, हमें वापस जाना है, सुबह हो चुकी है। वो एक झटके से उसे अपने सामने खड़ा करता, हल्का सा झटका देकर बोला। जबकि वो एक नज़र अपनी आंखें खुलती अचानक ही उसके ऊपर गिरती दोबारा से सो गई। ज़बर ने हैरानगी से उसकी इस हरकत को नोट किया। जबकि उसे दोनों हाथों से पकड़कर सीधा करते उसने एक और झटका दिया और इस जोरदार झटके से वो अगले ही लम्हे होशो हवास की दुनिया में वापस आ गई थी। खुल गई आंख। वैसे मेरे पास ठंडे पानी का भी ऑप्शन था अभी तक, वो उसे देखते हुए बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। जबकि अगले ही लम्हे चीख कर वो उसे धक्का देती वापस बेड पर आती। अगले ही लम्हे कंबल से अपने आप को पूरी तरह से कवर कर चुकी थी। रिलैक्स यार, इतनी भी बुरी नहीं दिखती हो इस नाइटी में कि अपना आप छुपाना पड़ जाए मुझसे, बल्कि काफ़ी हॉट लगती हो। आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड। वो बड़ी बेबाकी से आंख दबाता कहता, कंबल के एक लम्हे में उसे खींच कर कंबल उस पर से एक लम्हे में खींचकर दूर फेंक चुका था। जबकि वो छोटी सी स्लीवलेस शर्ट पहने उसके सामने खड़ी अपने आप को बाजू से कवर करने की कोशिश कर रही थी। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम काफ़ी हॉट लग रही हो, खूबसूरत तो तुम पहले ही हो। चलो यार, तुम्हारे अंदर एक और क्वालिटी है, तुम अपने शोर को हमेशा अपनी अदाओं से घायल करोगी और इस तरह शायद मैं तुम्हारी कोई भी बात मान सकता हूँ। वो आंख दबाते बोला, जबकि वो शर्म से जैसे डूब मरने को थी। एक अनजान आदमी उसके सामने खड़ा उसके हुस्न की तारीफ़ें कर रहा था और साथ ही उसके जिस्म पर निगाहें गाड़े हुए खड़ा था, खुलकर तबसरे कर रहा था और वो खड़ी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बेशर्म इंसान, जाओ यहाँ से, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में आयो? वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। बेशर्म इंसान, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, बाकी दुनिया वालों के सामने एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि बीवी के सामने हर तरह की बेशर्मी चलती है, तो तुम्हें इतना माइंड नहीं करना चाहिए। ज़बर बड़े साफ़ सुथरे अल्फाज में उसे फिर से बता रहा था कि वो उसकी बीवी है। मैं आपकी कोई बीवी नहीं हूँ, वो गुस्से से बोली। निकाहनामा मेरी जेब में है डार्लिंग। बड़े मज़े से वो बोला तो वो पैर पटक गई। आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही कि आप एक लड़की के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं? वो उसे शर्म दिलाते हुए बोली थी। मुझे शर्म नहीं आ रही, क्योंकि जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरी बीवी है। वैसे भी बहुत शरीफ इंसान हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं किसी तरह की शराफत का मुजाहरा नहीं करने वाला। इसलिए जाओ और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ, जिसके बाद तुम्हें देखते हुए मेरे जज्बात कंट्रोल में रहे। वो उसकी तरफ देखते उसे जैसे मौका दे रहा था। आप एक इंतहाई बेशर्म इंसान हैं और यहाँ से जाते ही मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। देखिएगा, जब मैं बाबा को आपकी ये हरकतें बताऊँगी तो बाबा आप जैसे बेशर्म इंसान के साथ एक लम्हा भी नहीं रहने देंगे। वो धमकी देते हुए वहाँ से जाने ही लगी थी कि अचानक ज़बर ने उसका बाजू पकड़कर उसे खुद की तरफ खींचा। उसका ठंडा बर्फ हाथ उसकी नाजुक कमर पर लगते उसके जिस्म में सनसनी दौड़ा गया। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसन आ गई। जबकि वो बड़ी बेबाकी से उसकी कमर को अपने बाजू की लपेट में लिए हुए उसे खुद से जोड़ चुका था। ना बेबी गर्ल, ना बेबी गर्ल, मुझे अब तुम्हारी हाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही ना से। तुम्हारे बाप का ना ही मुझे कोई डर है। बीवी हो तुम मेरी, और ये बात तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, और मुझे लगता है तुम आसानी से इस चीज़ को कबूल भी नहीं करोगी। इसलिए एक छोटा सा डोज अपने शोहर की तरफ से निकाह के तोहफे के तौर पर रख लो। वो उसके चेहरे को अपने हाथों की करीब लेते हुए उसकी तरफ झुका था। उसने उसे धक्का देकर पीछे हटाया। कोई बकवास मत करना, कुछ सुनने का मूड नहीं है मेरा। जाओ जाकर तैयार होकर आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। अगर 10 मिनट में नहीं आई तो मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हें लेने, और फिर तुम जानती होगे इसके बाद क्या होगा। इससे कहीं ज़्यादा होगा फिर ये सब कुछ। जबकि वो उससे खौफज़दा होती धड़कते दिल के साथ वॉशरूम में बंद हो गई। ज़बर उसकी शर्मो हया समझ कर अंदर बैठने की बजाय कमरे से बाहर निकल गया, ताकि वो रिलैक्स होकर अपने जाने की तैयारी मुकम्मल कर सके। पूरे 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खोल चुकी थी। पूरे 10 मिनट के बाद वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। उसे अपने सामने जीन्स के ऊपर वाइट हाई नेक और उसके ऊपर जीन्स का जैकेट पहने देख वो मुस्कुराया। वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा क्यूट लगी थी। ज़बर को अपनी सख्ती का एहसास हुआ।
बेबी गर्ल को स्कार्फ ले लो, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने एक और मासूम सी घूरी से उसे नवाजा। उसके इस तरह से घूरने पर ज़फ़र को अपना दिल बेतरतीब होता महसूस हुआ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझ पर ज़्यादा पाबंदियाँ ना लगाएं, और ये जो हरकत आपने की है ना, जाकर बाबा को बताऊंगी। वो बेहद गुस्से से उसे घूर कर बोली, जबकि उसके इस तरह मासूमाना अंदाज में धमकी देने पर वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे रहा और ना ही तुम पर कोई पाबंदी लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कान से कोई चीज़ लपेट लो, कोई मफलर लपेट लो, कोई कैप वगैरह पहन लो। बाहर बहुत सर्दी है, बर्फ़बारी हो रही है, बीमार पड़ जाओगी तुम। और हाँ, तुम बता दो यार, जिसको बताना है बता दो, बल्कि पूरी दुनिया में ऐलान करा दो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। यकीन करो, दुनिया का कोई कानून मुझे मेरी बीवी को छूने या फिर उसकी तारीफ़ करने पर सज़ा नहीं देगा, बल्कि सराहेगा। क्यूट लग रही हो, मुझे इस तरह के किसी लिबास से कोई मसला नहीं जिससे औरत अपना पूरा जिस्म ढक कर रखे। तुम्हारी खूबसूरती पर मेरा हक है और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि कोई भी तुम्हारे निगाहें भर कर देखे। बेशक तुम कपड़े ही ना पहनो कमरे में, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन कमरे से बाहर जाते तुम्हें मेरे नाम का पास रखना होगा। डोंट वरी, पाबंदियाँ लगाने वालों में से नहीं हूँ मैं। सामान किधर है तुम्हारा? पैक कर दिया था? वो अब उसके कमरे के अंदर आते हुए बेड पर रखे उसके सामान को देखता उठाकर बाहर जाने लगा, जबकि इस दौरान वो मुसलसल उसे घूरती रही। जबकि उसकी मासूम सी घूरियों को वो एंजॉय करता जा चुका था, जबकि उसकी साइड पर पड़ी टोपी पहनकर वो उसकी बातों को सोचने लगी। कमरे के अंदर कपड़े ही ना पहनो तो भी कोई मसला नहीं। इस फिक्रे पर उसके कान बुरी तरह लाल हुए और कान के साथ साथ उसका चेहरा भी सुर्खी झलकाने लगा। लेकिन फ़िलहाल वो हर चीज़ को नज़रअंदाज करती उसके पीछे भागी। उसने उसे एक बस के पास खड़े देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पास आ चुकी थी वो। ज़बर ने उसे ऊपर चढ़ने का इशारा किया तो वो खामोशी से बस पर चढ़ गई। बाकी बातें तो वहाँ होंगी बाबा के सामने। फ़िलहाल वो किसी तरह की बदमज़गी किए बगैर उसकी सारी बातें मान रही थी, लेकिन वहाँ जाकर वो उसकी हालत ख़राब कर देने वाली थी। वो होता कौन था उस पर हुक्म चलाने वाला? वो होता कौन था उससे इस तरह बात करने वाला, उसे इस तरह छूने वाला? ये सारे फैसले तो वो बाबा के सामने जाकर करने वाली थी। उनका फजूल सा अफसर उसकी ज़िंदगी पर हुक्म चला रहा था और वो वहाँ बैठे उसकी सारी बातें माने जा रहे थे। इन इन सब बातों का हिसाब तो उसने वहाँ पर जाकर अब लेना था ना। सो गाइज अटेंशन, मीट माई मिस शनाया सयाल, सॉरी मिसेस शनाया ज़बर शाह। दिमाग की कमी के अलावा इनमें और किसी और चीज़ की कमी नहीं है। वो बड़े मज़े से बोलता उसका हाथ थाम कर सबके बीच में ले आया था, जबकि उसके इस तरह कहने पर उसने उसे घूरा, लेकिन उसकी मासूम घुरियों पर तो वो पहले ही अपना दिल हार चुका था। इनसे मिलो, ये है मेरे भैया, यानी कि हम सबके भैया, बारीक भैया। वो उसे बारीक से मिलवाते हुए बोला और फिर ज़बरदस्ती उसके सर गर्दन से पकड़कर झुकाया था, जिस पर बारीक ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। ये है इनकी मिसेस, हम सब की भाभी, जोरिश भाभी। उसने हल्का सा धक्का देकर उसे जोरिश भाभी के ऊपर गिराया, जिस पर अगले ही लम्हे वो पूरी तरह उसे थाम कर खुद से लगा गई थी। ज़बर भाई, क्या कर रहे हैं आप? हम खुद मिल लेंगे इससे, आपको ज़बरदस्ती मिलवाने की ज़रूरत नहीं है। शनाया, इनसे मिलो, ये हैं ज़रान भाई और ये हैं इनकी मिसेस, हम सब की इबादत हैं ये। शहीर भाई और ये हैं इनकी मिसेस अरूश, इन्हीं की शादी हुई थी और हम इन्हीं के हनीमून के सिलसिले में यहाँ सवात आए हुए थे और ये हम सबको अपने साथ यहाँ लाए थे। और ये है हम सब की राज दुलारी 4 भाइयों की इकलौती बहन, यानी कि हमारी इकलौती नंद। अब की बार वो उसे इज़ा से मिलवा रही थी, जबकि इज़ा और इबादत सर जोड़े कुछ सोच रही थी जब अरूश बोली, अरे यार इतना मत सोचो, ये वही लड़की है जिसे तुम लोगों ने शादी पर रिजेक्ट करके कहा था कि ये ज़बर भाई की बीवी नहीं बन सकती। उसके कहने की देर थी कि वो सब लोग ही अरूश की तरफ देखने लगे, जो खुद ही कंफ्यूज होकर शहीर के पीछे छुप गई। हाँ बिल्कुल, ये वही लड़की है, मैं भी सोचूं इसे कहाँ देखा मैंने। इज़ा फ़ौरन बोली थी, क्या तुम लोगों ने सचमुच में इसे रिजेक्ट कर दिया था मेरे लिए? ज़बर ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ भाई, उस वक्त हमें थोड़ा ही पता था कि आपके नसीब इसी के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे मुझे बड़ी प्यारी लगी थी पहली दफ़ा अपनी छोटी सी प्यारी भाभी। वो उसके गले में आहें डालती आहिस्ता से, बड़ी मोहब्बत से और नरमी से उसके गालों पर लब रख चुकी थी, जिस पर शनाया सुर्ख हो गई। अरे देवरानी जी, ये किस नंद की तरफ से मिली है? मियाँ की तरफ से नहीं कि इतना सुर्ख हो रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सुर्ख होने की। इबादत उसके पास आते उसके कान में बोली तो वो मज़ीद उलझन का शिकार हुई।